गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकिता ढाका हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मध्यकालीन इतिहास को भारत के संदर्भ में हम डिस्कस कर रहे थे और हमारी पिछली क्लास 1191 ईस्वी तक की घटनाओं को हमने डिस्कस कर लिया था और ये सारी भूमिका बनाई जा रही है तराइन प्रथम युद्ध के लिए, क्योंकि तराइन का युद्ध भारतीय इतिहास के लिए एक नया मोड़ लेकर आता है। तो इसीलिए तराइन की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है कि तराइन का युद्ध किन परिस्थितियों में हुआ और वो कौन सी घटनाएं थी जिनकी वजह से तराइन का युद्ध लड़ना पड़ा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान को। तो गोरी साम्राज्य के बारे में पिछली क्लास में भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज फिर से उसी से रिवाइज करते हुए आगे की कहानी की तरफ हम बढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ आक्रमण का रुख क्यों किया था। अब देखिए, मैंने कल बताया था कि पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से खदेड़ कर भगा दिया गया है मोहम्मद गोरी को, और खदेड़ा किसने है? ख्वारिज्मी साम्राज्य ने। और ये दोनों साम्राज्य कैसे पनपे हैं? गोरी साम्राज्य और ख्वारिज्मी साम्राज्य सल्जूक साम्राज्य के टूट जाने के कारण। और सल्जूक साम्राज्य से पहले की स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो आप कल वाली क्लास देख लेना। अब देखिए, गोरी साम्राज्य का उदय हो गया है। पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से गोरी को खदेड़ दिया है ख्वारिज्म शाह ने। अब गोरी के पास एकमात्र रास्ता बचता है भारत की तरफ रुख करना। महत्वाकांक्षी शासक है गोरी, साम्राज्य विस्तार चाहते हैं। पश्चिमी एशिया मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया है तो भारत की तरफ अपना रुख करेंगे। तो भारत की तरफ रुख में कल हमने इनके 2-3 अभियान देख लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। 1175 ईस्वी में मुल्तान पे आक्रमण करते हैं और मुल्तान और सिंध वाले एरिया पे अपना आधिपत्य जमा लेते हैं। उसके बाद गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उस प्रयास में इनको विफल कौन करता है? भीमदेव सेकंड। वो इन्हें पराजित कर देते हैं। अब गोरी को महसूस हो रहा है कि पंजाब की तरफ से मुझे पंजाब को आधार बनाते हुए आक्रमण करना होगा भारत पे और अपना साम्राज्य विस्तार करना होगा। तो देखिए, इसी प्रक्रिया में अब क्योंकि मोहम्मद गोरी के सामने तराइन प्रथम में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। तो गोरी की तो पंजाब आने तक की कहानी मेरे अनुसार आप लोग समझ चुके हो, और अब थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान की कि वो पंजाब तक कैसे पहुंचेंगे, क्यों गोरी से युद्ध लड़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जब भी कोई साम्राज्य का पतन होता है तो छोटे छोटे नए साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, और प्रतिहार वंश भारत के अंदर उत्तर भारत में प्रतिहार वंश जो शक्तिशाली था, वो जब विघटित हुआ तो भारत में राजपूत राज्यों का नया जन्म, एक नए वर्ग के राजवंशों का जन्म होता है। और इसी प्रक्रिया में कल हमने देखा था कि गढ़वाल जो है वो कन्नौज में और चौहान जो है वो अजमेर में आ गए हैं। अब देखिए, इन्होंने अपना शासन, ये मैंने एक रफ टफ मैप आप लोगों के लिए राजस्थान का बनाया है। अब देखिए, राजस्थान का हार्ट है अजमेर और अजमेर में बैठे हैं चौहान। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं मोहम्मद गोरी के समकालीन, तो यहां पे है पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, क्योंकि इनसे पहले चौहान वंश में 2 पृथ्वीराज हो चुके हैं। और देखिए, इन्हीं के समकालीन गुजरात में यहां पे आपके बैठे हैं भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। और इसी के बाद मोहम्मद गोरी पंजाब को आधार बनाने की आवश्यकता महसूस करते हैं। और यहां पे कन्नौज यूपी वाला एरिया है,
इस कन्नौज के शासक हैं जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल। अब इस तीनों को लिखने का जो मेरा उद्देश्य है कि आपको ये बताना कि पृथ्वीराज चौहान के पहले से कौन से राजवंश दुश्मन थे। इससे आपको पता चलेगा कि गौरी के आक्रमण के समय पृथ्वीराज चौहान की कौन सा राजवंश सहायता करता है और कौन उनके विरोधी खेमे में शामिल होता है। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर में बैठे हैं, जयचंद गढ़वाल कन्नौज में शासन कर रहे हैं और भीमदेव सेकंड जो हैं वो गुजरात में, यहाँ पे ये राजस्थान का नीचे वाला पार्ट आबू, माउंट आबू, बहुत घूमने लायक जगह है, बहुत शानदार। और यहाँ अरावली की पहाड़ियां भी हैं, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां गुजरात से होते हुए दिल्ली तक जाती है ना, राजस्थान को क्रॉस करते हुए। तो इन आबू की एक राजकुमारी है, आबू की राजकुमारी है, इसका नाम है पंवारी इंछनी। नाम याद रह जाएगा, पंवारी इंछनी। अब देखिए, पहली दुश्मनी पृथ्वीराज चौहान की भीमदेव सेकंड से कैसे हुई कि राजकुमारी पंवारी इंछनी पे दिल आ जाता है भीमदेव सेकंड का। इन्हें एक तरफा मोहब्बत हो जाती है पंवारी इंछनी से, लेकिन एक तरफा मोहब्बत से तो काम नहीं चलेगा। पंवारी इंछनी के की मन की चाह भी जानना जरूरी है। पंवारी इंछनी चाह रही हैं पृथ्वीराज चौहान से विवाह करना। अब देखिए, पंवारी इंछनी का विवाह पृथ्वीराज चौहान से हो जाएगा और जैसे ये विवाह होता है तो भीमदेव अपना दुश्मन किसे समझने लगेंगे? पृथ्वीराज चौहान को। तो भीमदेव सेकंड कभी भी पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं करेंगे। अब देखिए, कन्नौज के जयचंद गढ़वाल, इनकी पुत्री है संयोगिता। एक कहावत चलती है ना कि युद्ध 3 चीजों को लेकर ही होते हैं, जर, जोरू, जमीन। तो जर अपार धन, हमने देखा किस तरीके से गजनवी ने भारत को लूटा। जोरू, जिसके लिए लड़ाइयां चल रही हैं वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। और जमीन, जमीन के लिए तो तराइन का युद्ध होगा ही कि दोनों ने एक ही जगह पे अपना आधिपत्य जमाने के पीछे तराइन का युद्ध कर दिया। अब देखिए, संयोगिता जो पुत्री है जयचंद गढ़वाल की, संयोगिता का चल रहा होता है स्वयंवर और इस स्वयंवर से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को उठा लाते हैं, उनका अपहरण कर लाते हैं और विवाह कर लेते हैं। और संयोगिता भी पृथ्वीराज चौहान से उतनी ही मोहब्बत कर रही हैं जितनी पृथ्वीराज चौहान करते हैं। तो देखिए, इन दोनों का संयोग होना तो स्वाभाविक था। पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया है संयोगिता से। पृथ्वीराज चौहान की 13 रानियां थी, तो आप ये मत समझिए कि 2 से विवाह कर लिया। इनके आपसी कोई कलह झगड़े हमारे पास ऐतिहासिक घटनाओं में नहीं है कि इन 13 रानियों में कलह होती थी या नहीं। हमें पहुंचना है उस कहानी तक जो हमें तराइन के युद्ध तक ले जाएगी। अब देखिए, जयचंद गढ़वाल क्योंकि पुत्री को उठा करके ले गए हैं स्वयंवर से, तो इनकी तो नाक कट गई है और नाक कट गई तो ये तो बहुत शानदार किस्म के दुश्मन बन गए हैं पृथ्वीराज चौहान के। अब देखिए, जयचंद गढ़वाल कन्नौज भी कभी मदद नहीं करेगा पृथ्वीराज चौहान की। तो इस कहानी को जब बाद में मैं बताऊंगी कि कौन कौन से शासकों ने पृथ्वीराज चौहान का सहयोग दिया था तराइन के युद्ध में, और तब आपको ये ध्यान रहेगा कि कन्नौज और गुजरात के जो ये भीमदेव सेकंड हैं, ये दोनों विरोधी खेमे में शामिल रहेंगे। स्पेशली इतिहासकारों ने लिखा है कि जयचंद गढ़वाल ने तो मोहम्मद गौरी को आमंत्रण दिया था कि आप आकर के पृथ्वीराज चौहान को पराजित कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और यहाँ पे दुश्मन का दुश्मन कौन है? देखिए, इधर से आना चाह रहा है गौरी, क्योंकि ये वाला इलाका दिल्ली और फिर हरियाणा। तो देखिए, गौरी जो है वो दुश्मन है पृथ्वीराज चौहान का, और पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन कौन है? जयचंद। तो दुश्मन का दुश्मन आपस में दोस्त। तो जयचंद और गौरी शुरुआत में अपनी दोस्ती निभाएंगे। अब देखिए, पृथ्वीराज चौहान की स्थानीय शासकों से किससे दुश्मनी थी, किससे दोस्ती थी, वो तो हमने देख लिया।
अब बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिर पंजाब तक कैसे पहुंचेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान जब भीमदेव सेकंड से पराजित होते हैं उसके बाद अपना रुख कर लेंगे दिल्ली की तरफ और दिल्ली के तोमर वंश वाले नरेशों को हरा करके और पंजाब तक अपना अधिकार, अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। तो देखिए इसी बीच में तबर हिंद बठिंडा, वर्तमान का बठिंडा, उस समय इसे तबर हिंद कहा जाता था। तबर हिंद के लिए दोनों पृथ्वीराज चौहान भी और मोहम्मद गोरी भी अपना अपना आधिपत्य जताएंगे और इसी में इनकी पहली लड़ाई होगी तराइन प्रथम 1191 ईस्वी। तो तराइन का युद्ध होता है। इसके बाद मोहम्मद गोरी, क्योंकि देखिए यहां पे दिल्ली के जब तोमर वंश के नरेश को हरा देंगे पृथ्वीराज चौहान, उसके बाद जब ये तराइन के युद्ध के लिए जा रहे हैं तो गोविंद राज तोमर जो दिल्ली का गवर्नर था उस समय, गोविंद राज तोमर, ये इनके साथ युद्ध में जाएगा। तराइन प्रथम युद्ध की ये बात चल रही है। पृथ्वीराज चौहान है और उनके साथ कौन जा रहा है? गोविंद राज तोमर, क्योंकि दिल्ली तक तो चौहान वंश ने अपना परचम लहरा दिया है और ये बात चल रही है बठिंडा की। इसके बाद पंजाब पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए ये युद्ध चल रहा है तराइन प्रथम। इस युद्ध में देखिए गोविंद राज तोमर के द्वारा एक भाला या तीर छोड़ा जाता है जिससे घायल हो जाएंगे मोहम्मद गोरी और इस घायल मोहम्मद गोरी को एक घुड़सवार युवक के द्वारा इस युद्ध क्षेत्र से ले जाया जाएगा और ये भागकर पहुंच जाएंगे गजनी। जैसे तैसे अपनी जान बचा करके ये भाग गए हैं गजनी और विजेता कौन हो गए हैं? पृथ्वीराज चौहान। देखिए जब राजा शासक युद्ध के लिए जाता है और पूरी सेना लड़ रही है, राजा भी लड़ाई में भाग ले रहा है और यदि राजा घायल होकर के युद्ध भूमि छोड़ के भाग जाए या फिर राजा की मृत्यु हो जाए तो तुरंत सेना तितर बितर हो जाती है। सेना में वो जोश नहीं रहता, वो आक्रोश नहीं रहता और सेना युद्ध लड़ना छोड़ देती है और सेना खुद भाग लेती है युद्ध मैदान से। और यही तराइन प्रथम में देखने को मिला कि जैसे ही गोविंद राज तोमर के भाले से मोहम्मद गोरी घायल होते हैं और उनको एक युवक घुड़सवार उठा करके ले जाता है युद्ध भूमि से, वैसे ही मोहम्मद गोरी की जो सुसंगठित सेना है वो तीतर बितर हो जाएगी और युद्ध के विजेता बन जाएंगे अपने हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान। अर्थात पृथ्वीराज चौहान ने तराइन प्रथम में जीत हासिल कर ली है। अब देखिए अब ऐसा क्या हुआ कि तराइन द्वितीय की नौबत आएगी। पृथ्वीराज चौहान की एक गलती जिसे इतिहासकार बताते हैं कि उन्होंने 12 महीने तक बठिंडा में डेरा डाले रखा और उसे अपने आधिपत्य में ले लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि पंजाब से इन गोरियों को खदेड़ दिया जाए। और इतिहासकार यहां तक कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया था। जब प्रथम तराइन का युद्ध हो चुका है, इसके बाद मोहम्मद गोरी को गजनी में एक प्रस्ताव भेजा है पृथ्वीराज चौहान ने कि यदि आप पंजाब तक शासन करके संतुष्ट हैं तो हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। अर्थात पृथ्वीराज चौहान को लग रहा था ये वैसे ही तुर्की आक्रमण है जो भारत पे पहले भी होते रहे हैं और इसी तरीके से मोहम्मद गोरी ने भी आक्रमण किया था। अब इसमें फिर से दो कन्फ्लिक्ट हैं, फिर से दो बातें, दो तरीके की विचारधाराएं आप कह सकते हैं इतिहासकारों की रही हैं। एक तरह के इतिहासकार लिखेंगे इस बात को कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन प्रथम के बाद अय्यासी आप कह सकते हैं उसमें वो मशगूल हो गए थे और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि मोहम्मद गोरी वापस युद्ध कर सकता है क्या। और वहीं घायल पहुंचे हुए मोहम्मद गोरी गजनी में वो तुरंत जाते ही युद्ध की तैयारियों में जुट जाते हैं और अपनी सेना को फिर से सुसंगठित करने में जुट जाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान का ध्यान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे तथ्य ऐसे भी हमें मिलते हैं
कि पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने ये प्रथम तराइन के युद्ध में अपनी जीत दर्ज की है ना, इनका एक सेनापति था स्कंद। इनका सेनापति है स्कंद। ये द्वितीय विश्व युद्ध ये सेकंड तराइन युद्ध के समय इनके साथ नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के साथ सेनापति स्कंद नहीं था, ये कहीं अन्यत्र ही गए हुए थे और ये तराइन द्वितीय युद्ध के अंदर भाग नहीं लेंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण, क्योंकि देखिए एक सेनापति के द्वारा ही अपनी सेना को बहुत बेहतर तरीके से संचालन करते हुए उस सेना का युद्ध जीता जाता है। तो सेनापति ही पहली वाली लड़ाई वाले नहीं हैं जिन्हें इस बात का अच्छा खासा, इन्होंने तो एक्सरसाइज कर ली थी तराइन फर्स्ट में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध की, और वो गायब हैं। तो एक तो ये बहुत बड़ा कारण ये रहा। दूसरा बड़ा कारण ये था कि पृथ्वीराज चौहान ने जो राजस्थान में अभी नए नए राजपूत वर्गों का उदय हुआ है उसके शासकों से भी मदद मांगी, और इस मदद में भाग कौन नहीं लेंगे? एक तो कन्नौज के जयचंद गढ़वाल। कारण क्या है हम देख चुके हैं। दूसरा, भीमदेव सेकंड भी उनकी कोई मदद नहीं करेंगे। अब देखिए, लेकिन कहा जाता है कि काफी शासकों ने सेना की टुकड़ियां भेजी थी इस युद्ध के लिए, पृथ्वीराज चौहान की मदद के लिए। अब कारण अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग दिए हैं। कुल मिलाकर के हमें ये समझ आता है कि जब तराइन का सेकंड युद्ध होगा तो पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार होती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। देखिए, जब कोई युद्ध लड़ लिया जाता है उसके बाद जब उस पर टीका टिप्पणी होती है, और वर्तमान तक भी वो टीका टिप्पणी चलती आ रही है कि इतिहासकार अपनी राय देते रहते हैं, तो बहुत बार ये भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज की जो सेना थी और जो अलग अलग शासकों के द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ियां थी उनमें वो सुसंगठित रूप स्वरूप नहीं था जो कि तुर्की सेना में था, मोहम्मद गोरी की सेना में था। और मोहम्मद गोरी की सेना में बहुत गतिशीलता, बहुत गति से वार करते थे इनके सैनिक। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनके ये परिणाम युद्ध के बाद पता चलते हैं। तो इन्हीं सब कारणों से पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। और ये बात चल रही है 1192 तराइन सेकंड की। अब देखिए, चंद्र बरदाई इन्हें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ताकि हमें ये पता चल सके कि क्या पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में हुई थी इस युद्ध के बाद, या उन्हें वाकई में गजनी ले जाया गया था। क्योंकि युद्ध में हार हो गई है ये तो निश्चित है, उनकी हार हो चुकी थी, लेकिन उस हार के बाद क्या हुआ इस चीज के लिए चंद्र बरदाई, इनका जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, और ये हिंदी काव्य का सबसे बड़ा ग्रंथ है आज तक का। और चंद्र बरदाई जो हैं इन्हें हिंदी के कवि, प्रथम कवि का दर्जा मिला, क्योंकि ये इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा, इसमें कुछ 6000 छंद, 10,000 छंद, कुछ ऐसा। तो ऐसा इन्होंने ये काव्य रचना की थी, तो इसी वजह से इन्हें हिंदी का प्रथम कवि का भी दर्जा मिला। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद ये जो पृथ्वीराज चौहान हैं इनको गजनी ले जाया गया, ऐसा लिखते हैं ये पृथ्वीराज रासो में। और गजनी में ले जाया गया तो वहां पे मोहम्मद गोरी की और पृथ्वीराज चौहान की फिर से आपस में मुठभेड़ टाइप आप कह सकते हो। मुठभेड़ तो क्या कि कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को नजरें नीचे करने के लिए कहा गया, आप सामने होकर के नहीं देख सकते मोहम्मद गोरी को, और क्योंकि नजरें एक शासक हैं तो आत्मसम्मान तो सबसे ज्यादा प्यारा है, उसके लिए तो प्राण तक न्यौछावर कर दिया करते थे हमारे जो राजा हैं। तो पृथ्वीराज चौहान अपनी नजरें, अपनी जो पलकें हैं वो नीचे नहीं झुकाएंगे, तो इसी वजह से मोहम्मद गोरी उन्हें अंधा बना देते हैं और पृथ्वीराज को जेल में डाल देंगे मोहम्मद गोरी। ये लिखा है चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो में। और इसके बाद चंद्र बरदाई कहते हैं कि मैंने, वो स्वयं के लिए कहते हैं कि मैंने मोहम्मद गोरी से कहा कि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। शब्द भेदी बाण
अर्थात यदि किसी को दिखाई ना दे या आंखों पे पट्टी बांध के सिर्फ ध्वनि को ध्यान में रखते हुए जो बाण चलाया जाता है, जो निशाना साधा जाता है, उसे कहते हैं शब्द भेदी बाण। तो चंद बरदाई ने कहा मोहम्मद गौरी को कि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाना आता है। मोहम्मद गौरी ने इस बात पे विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि जेल से निकाल कर लेकर आओ पृथ्वीराज को और हमारे सामने प्रस्तुत करो, हम देखना चाहते हैं कि कैसे शब्द भेदी बाण वो चलाते हैं। चंद बरदाई ने दोहे के माध्यम से एक छोटा सा छल करते हुए चेतावनी देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और कह लीजिए एक छोटा सा हिंट देते हैं कि सुल्तान मोहम्मद गौरी कहां बैठा हुआ है। और दोहा क्या बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। कि कहां पे, कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी पे सुल्तान बैठा हुआ है। चौहान तू तीर चला, बाण छोड़ और चूकना मत, मत चूके चौहान। और कहते हैं कि पृथ्वीराज ने वो शब्द भेदी बाण छोड़ा और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है, जिसे बहुत सारे इतिहासकार बाद में, जब पृथ्वीराज रासों पे डेप्थ में डिस्कशन होगा, तो वो ये कहते हैं कि इसमें बहुत सारी अतिशोक्तियां थी। जो संयोगिता के विवाह, प्रेम प्रसंग जो पृथ्वीराज चौहान का इसमें मेंशन किया गया है, इसके अलावा शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी की जो मृत्यु बतलाई गई है इसमें, ये सारी अतिशोक्ति हैं। तो ऐसा कुछ इतिहासकारों ने कहा है और पृथ्वीराज रासों में क्या लिखा गया है वो मैंने बता दिया आपको। अब मेरा उद्देश्य है कि इसमें कुछ और इतिहासकारों की क्या राय है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए 1192 ईस्वी तराइन का द्वितीय युद्ध, इसके बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज को अजमेर ले जाया गया और अजमेर में उन्हें कुछ दिनों तक शासन भी करने दिया गया और बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनकी हत्या की गई थी। इस चीज का प्रमाण हमारे पास क्या है, तो प्रमाण है उस समय के सिक्के, जिन पे एक तरफ तो तिथि और पृथ्वीराज चौहान का चित्र है और दूसरी तरफ मुइजुद्दीन शाम, जो कि नाम है मोहम्मद गौरी का। उपनाम याद करवाते समय मैंने आपको बताया था कि यदि एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होगा तो वो मोहम्मद गौरी को सीधे ना पूछ करके उसके उपनाम से क्वेश्चन बना देगा। तो आपको इसके उपनाम याद भी रखने हैं। और देखिए मैंने एक प्रमाण क्या बताया है आपको, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ हो सकता है, ऐसी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जो कि कुछ इतिहासकार कह भी रहे हैं कि कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में वापस जाकर के अपना साम्राज्य संभाला था और उसके बाद उनपे तुर्की मुस्लिम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और प्रमाण क्या है कि सिक्का जो हमें मिलता है उस समय का, उन सिक्कों पे एक तरफ तो तिथि और पृथ्वीराज चौहान का चित्र अंकित है और दूसरी तरफ लिखा हुआ है मुइजुद्दीन शाम, जो कि मोहम्मद गौरी का नाम है। बार बार चीजें रिपीट करती हूँ अपने लाइंस, अपने सेंटेंस को, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल बेहतर तरीके से फिट हो जाएं और आप इतिहास को एक बहुत ही रोचक तरीके से पढ़ना शुरू करें और मेरी क्लास को भी एंजॉय करें। अब देखिए हमने देख लिया कि पृथ्वीराज रासो, इनकी जो ऑफिशियली डेथ हम मानते हैं और हमारी बुक्स में भी लिखी रहती है 1192 ईस्वी ही है। ये याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी इनकी मृत्यु हो गई है। अब देखते हैं मोहम्मद गौरी, अभी तक मृत्यु हुई नहीं है उनकी। अब उनकी जो कहानी है उसके बहुत सारे तथ्य हैं और जो ऐतिहासिक घटना मैं आपसे डिस्कस कर रही हूं वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से उनके जो तिथि, सन, जो व्यक्तियों के नाम है वो लिए जाते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं 1192 में ये युद्ध जीत लिया है और आधिपत्य किसका आ चुका है, अब मोहम्मद गौरी का। अब देखिए जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त समझा जा रहा था वो कंडीशन फिर अपोजिट बन गई है। कैसे? 1194 में मोहम्मद गौरी चंदावाड़ा या फिर चंदावर, इसे चंदवाड़ा भी कहते हैं, चंदावर भी कहते हैं, दोनों ही इस युद्ध के ही नाम हैं, जो कि लड़ा गया है मोहम्मद गौरी और जयचंद गढ़वाल के मध्य। देखिए ये सोच रहे थे कि मोहम्मद गौरी मेरा दोस्त है क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन है, लेकिन वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर
इन वॉर एंड लव। तो वही चीज यहाँ पे हुई है, युद्ध में सब जायज है, दोस्त दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी जयचंद गढ़वाल पे आक्रमण करेंगे और इस युद्ध का नाम है चंदावर युद्ध, जो लड़ा गया है 1194 में। देखिए 1192 में जब मोहम्मद गोरी विजेता हुए हैं ना, उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो कि बहुत ही विश्वासी गुलाम है मोहम्मद गोरी का, उसे वो शासन का कार्यभार संभला करके वापस गजनी लौट जाते हैं मोहम्मद गोरी, और 1194 में वापस आते हैं और युद्ध लड़ेंगे जयचंद से, और कहते हैं कि इसमें जयचंद गढ़वाल जीतते जीतते रह गए। यानी इनकी जीत होनी निश्चित ही थी कि अचानक एक तीर आकर के जयचंद गढ़वाल के लगता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। और देखिए मैंने बताया कि जब शासक, जब किसी राजा की युद्ध में मृत्यु हो जाएगी या वो मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, तो सेना तुरंत हथियार डाल देती है, सेना तुरंत तितर बितर हो जाती है। आपको लगता है ना कि शासक की मृत्यु हुई तो क्या, युद्ध जीतने वाले थे तो सेना को अपना युद्ध कंटिन्यू रखना चाहिए था, ऐसा नहीं होता। और जयचंद गढ़वाल, इसमें इनकी मृत्यु हो गई है 1194 में। और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज तक के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया है, यानी कन्नौज तक का एरिया अब मोहम्मद गोरी के पास आ चुका है। कब तक? 1194 तक। और ये जो 1192 से 1194 ईस्वी, इन 2 सालों में देखिए कार्यभार किसको सौंपा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि सबसे ज्यादा विश्वासी गुलाम है मोहम्मद गोरी का और सबसे करीबी भी। तो वो भी कंटिन्यू इस 2 सालों में युद्ध करते रहेंगे और कुछ कुछ एरिया को अपने साम्राज्य में मिलाते रहेंगे। देखते हैं उन्होंने कौन कौन से साम्राज्य मिलाए। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र जो विजित कर लिए गए हैं गोरी के द्वारा, अब वो उन्हें अपने साम्राज्य के विस्तार में शामिल कर लेगा। तो देखिए पेशावर और लाहौर, इनको तो 1190 में ही अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद 1192 में पंजाब और दिल्ली, यहां पे भी शासन हो चुका है किसका? मोहम्मद गोरी का। अजमेर में, क्योंकि हमने देख लिया है कि ऑफिशियली जो मृत्यु पृथ्वीराज चौहान की मानी जाती है वो 1192 ईस्वी मानी जाती है। तो 1192 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद अजमेर का जो शासन का जो कार्यभार है वो गोरी अपने करीबी और तुर्की सेनाध्यक्ष को सौंप के चले जाते हैं। अब देखिए 1192 से 94 के बीच में गोरी गजनी में है और गोरी वापस आता है 1194 ईस्वी में और अपना अधिकार कहां करेगा? कन्नौज पे। और कन्नौज को जीतने के लिए चंदावर का युद्ध कर लिया है, जयचंद गढ़वाल की पराजय हो गई है और यहां पे भी अधिकार किसका आ गया है? मोहम्मद गोरी का। और देखिए कन्नौज तक ही, यूपी में है कन्नौज, कन्नौज तक ही नहीं रुकेंगे, यूपी में और आगे की तरफ, यूपी के पूर्वी यूपी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। गोरी बनारस की ओर बढ़ेगा, वहां पे देवालय, देखिए बनारस, आज भी बनारस में कितने मंदिर हैं, बनारस देवताओं की नगरी। तो देखिए वहां के देवालय नष्ट कर दिए जाते हैं मोहम्मद गोरी के द्वारा। और अब हमारी सीमा देखो, बनारस से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो यूपी से जस्ट आगे कौन सा स्टेट है? बिहार। तो दिल्ली से बिहार तक की सीमा मैंने मैप में थोड़ा सा बनाया है ताकि आप लोगों को बहुत प्रॉपर मैनर में ये स्पष्ट हो जाए कि कहां तक इनका अधिकार क्षेत्र आ चुका है। तो देखिए ये यूपी का बॉर्डर ही तो है ना, यहां तक बिहार की सीमा तक आ चुके हैं। कौन? मोहम्मद गोरी। अपना शासन बढ़ाते बढ़ाते अपना अधिकार क्षेत्र खूब विस्तृत कर लिया है, दिल्ली से बिहार की सीमा तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक, यहीं से इनकी जो भूमिका है वो इस तरीके की बननी शुरू हो चुकी है कि ये आगे चल के गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। कैसे? एक तो इन्होंने, ऐबक ने उस भीम सेकंड राजा को हरा दिया जिससे मोहम्मद गोरी को पराजय मिली थी, और वहां से किसको अधिकार क्षेत्र में ले लिया? कालिंजर को।
तो कालिंजर में चंदेली थे, भीम सेकंड राजा थे, इनको हरा दिया ऐबक ने। अब देखिए कालिंजर से आगे महोबा और खजुराहो, और इसी प्रक्रिया में ग्वालियर और बयाना, यहां तक ऐबक ने अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया है। इन अभियानों में गोरी नहीं है, गोरी गजनी के अंदर है, क्योंकि देखिए गोरी अपने साम्राज्य का इतना विस्तार चाहता था और इतनी साम्राज्यवादी नीति, इतना महत्वाकांक्षी शासक था गोरी कि जहां से पश्चिमी और मध्य एशिया से गोरी को खदेड़ के भगाया गया है ना ख्वारिज्म के शाह के द्वारा, वहीं 1194 के चंदावर के युद्ध के बाद फिर से गोरी को लगेगा कि अब तो मैं युद्ध जीत ही सकता हूं ख्वारिज्म के शाह से। और देखिए 1203 के अंदर फिर से मोहम्मद गोरी लोहा लेने पहुंच जाएंगे, फिर से युद्ध करने पहुंच जाएंगे वहीं मध्य एशिया, और इस बार भी ख्वारिज्म के शाह इन्हें पराजित कर देते हैं। तो वापस मुंह की खा के आएंगे 1203 के अंदर, क्योंकि देखिए ये जो 1194 से 1203 का जो टाइम पीरियड है ना, इन 6-7 सालों में, या कितने हो गए हैं, 1194 से देखिए 9 साल हो गए हैं। इन 9 साल में वो लगातार इसी कोशिश में लगा रहता है कि मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में मेरे साम्राज्य का विस्तार कैसे किया जाए, ख्वारिज्म को कैसे हराया जाए, इसी सब प्रक्रिया में लगा रहता है। और यहाँ पे देखिए शासन का जो कार्यभार है वो कौन संभाल रहा है भारत में। इस कहानी में अगर आप नहीं उलझे, इसे सेपरेट करके देख ले गए, तो आपके इतिहास की जो मेडाइवल हिस्ट्री की जो नींव है वो बहुत ही मजबूती से रखी जाएगी। और मेरी कोशिश इसी प्रक्रिया में चल रही है कि आपकी वो नींव खूब मजबूत हो और आपके जो सोचने का नजरिया है जो और भी ज्यादा विकसित हो जाए इस कहानी को सुनने के बाद। तो देखिए इन सब प्रक्रियाओं में गोरी तो लगा हुआ है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया की तरफ अपना ध्यान लगा रखा है, और यहाँ पे ऐबक के द्वारा कालिंजर, महोबा, खजुराहो इन्हें जीत लिया गया है। और साथ में ही बख्तियार खिलजी, देखिए 3-4 लोगों को यहाँ का शासन का कार्यभार सौंप के गया है मोहम्मद गोरी, अलग अलग जगह पे। अजमेर में तुर्की सेनाध्यक्ष को शासन का कार्यभार सौंप दिया, और ये जो दिल्ली, पंजाब, लाहौर वाला क्षेत्र है यहाँ पे ऐबक को कार्यभार सौंपा है। और ऐबक इसके अलावा कालिंजर, महोबा, खजुराहो को भी जीत लेता है। और साथ ही देखिए अब बात करेंगे बख्तियार खिलजी की। बख्तियार खिलजी आक्रमण करेंगे कहां पे, बंगाल के अंदर, क्योंकि देखिए बिहार की सीमा तक, यानी मान लीजिए कि यहां तक ये लोग पहुंच चुके हैं, और यहां पे शासन का कार्यभार इस वाले एरिया में कौन संभाल रहा है, बख्तियार खिलजी। अब ये जो बख्तियार खिलजी है इसे औपचारिक रूप से शासन का कार्यभार गोरी सौंप के गया है, लेकिन ये खुद को एक स्वतंत्र शासक के रूप में देखने लग जाता है। क्योंकि देखिए ये मैंने बताया कि जब जब बड़ा साम्राज्य टूटता है, उसका विघटन होता है, तो ये जो शासक के आसपास करीबी लोग हैं, जो मंत्री हैं, यही क्या करते हैं, या सेनापति जो रहता है उस समय, वो लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी टेरिटरी स्थापित कर लेते हैं। और ये घटना इतिहास में हमें बार बार देखने को मिलती है। तो इसी तरीके का शासक महत्वाकांक्षी ये भी है, तो ये सिर्फ स्थानीय शासक की भूमिका क्यों निभाएगा, ये अपना एरिया और ज्यादा बढ़ाना चाहेगा, अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहेगा। ये सोचेगा ठीक है गोरी तो मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया की तरफ ध्यान चल रहा है गोरी का, और ये क्या करेगा, बख्तियार खिलजी की बात कर रहे हैं हम, ये खुद को स्वतंत्र शासक की भूमिका में देख रहा है खुद को। अब देखिए बिहार से आगे देखिए वेस्ट बंगाल। अब बंगाल में उस समय सेन राजा, लक्ष्मण सेन मैंने नाम लिखा है ना, लक्ष्मण सेन, इनका शासन था। अब ये क्या करेगा, सेना के माध्यम से जाने से तो देखिए हो सकता है कि इसे पराजय का भी सामना करना पड़ जाए, कि बख्तियार खिलजी, ये एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना बन सकती है कि बख्तियार खिलजी हार जाए। तो ये क्या करेगा, छल कपट इनका सहारा लेगा। और देखिए ये जो बख्तियार खिलजी है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रही हूं, ये जो बख्तियार खिलजी है ये तुर्की घोड़े बेचने वाले व्यापारी का भेष धारण करेगा, क्योंकि उन दिनों बंगाल में तुर्की घोड़ों के व्यापारियों को बाजार में घूमते हुए देखना एक आम बात हुआ करती थी।
तो किसी को इस पे शक भी नहीं होगा, कोई संदेह नहीं होगा और ये किसी की नजर में भी नहीं आएगा। और इसने छल से क्या किया कि वेस्ट बंगाल की उस समय ये जो बंगाल का शासन है ना सेन राजा के पास, इसकी नदियां राजधानी हुआ करती थी, नदियां। और नदिया में कौन बैठा है? लक्ष्मण सेन। और छद्म वेश धारण किसने कर रखा है? बख्तियार खिलजी ने। और घोड़े का व्यापारी बना हुआ है। और 18-20 सैनिकों को, जो इसके अव्वल दर्जे के सैनिक रहे होंगे लड़ाका, उनको अपने साथ ले लिया और वो भी व्यापारी बन गए और साथ में घोड़े ले ही लिए क्योंकि घोड़ों के व्यापारी हैं। तो देखिए 18-20 लोग छल कपट से पहुंच जाते हैं नदिया के पास, यानी राजधानी में पहुंच गए हैं और महल में जाकर के अचानक हमला बोल देंगे। और इस अचानक हमले का, क्योंकि लक्ष्मण सेन को तो कोई भनक भी नहीं है कि मुझ पे अचानक हमला भी हो सकता है इस तरीके से, तो वो तो आराम से बैठा है अपने महल में। लेकिन जैसे ही इन्होंने अचानक हमला किया बख्तियार खिलजी ने अपने 18-20 लोगों के साथ, वैसे ही महल में खलबली मच जाएगी और लक्ष्मण सेन को लगेगा कि आक्रमण हो गया है और सेना महल तक पहुंच चुकी है। उन्हें ये लगेगा, वास्तविकता से तो वो वाकिफ ही नहीं हो पाएंगे, उससे पहले ही लक्ष्मण सेन महल के पीछे वाले गेट से निकल जाते हैं और जाकर के एक सोनार गांव में शरण ले लेंगे। अब देखिए इनका रास्ता तो और आसान हो गया। बख्तियार खिलजी ने जो प्लान बनाया था, जो योजना इनकी थी, उसके अनुसार ये अनुमान आज हम लगा सकते हैं कि इनकी जो बाकी सेना रही होगी वो देखिए इस नदिया राजधानी के आसपास ही रही होगी उस समय। क्यों? क्योंकि जैसे ही इन 18-20 लोगों ने महल पे हमला बोला, धावा किया, वैसे ही तुरंत शीघ्र रूप से इनकी सेना वहां पहुंच जाती है। तो यानी प्लानिंग जो है वो बहुत सक्सेसफुल रही इनकी, कि किस तरीके से छल कपट का सहारा लेकर के और नदिया राजधानी को हथिया लेंगे। और लक्ष्मण सेन भाग गया है। यहां से इस महल से खूब अपार धन संपदा लूटेंगे और लक्ष्मण सेन अकेला भागा है। उसकी पत्नियां और उसके बच्चे वो कब्जे में आ जाएंगे किसके? बख्तियार खिलजी के। तो देखिए किस तरीके से ये गोरी साम्राज्य जो है वो आगे से आगे अपना अधिकार क्षेत्र विस्तृत करता ही जा रहा है। अब ये कहानी बख्तियार खिलजी की इसलिए सुनाई ताकि जब कभी बंगाल का विवरण, बंगाल की चर्चा आप किसी से करो या किसी बुक में बंगाल के बारे में पढ़ो, तो बख्तियार खिलजी का नाम जानते ही, नाम सुनते ही आपको ये ना लगे कि ये कहां से आ गया। उत्तर भारत पे चल रहा था आक्रमण तो गोरी का, तो ये यहां पे एकदम पूर्व में जाकर के कहां से गोरी साम्राज्य का कोई सेनापति आ गया है या कोई शासक आ गया है। तो बख्तियार खिलजी, अब इस नाम से, इस कहानी से आप बेहतर तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। यही मेरा उद्देश्य था। अब देखिए ये बख्तियार खिलजी जो है वो सिर्फ सेन को हरा करके और बंगाल के इस वाले इलाके पे, देखिए ये उत्तर और पश्चिम, उत्तर और उत्तर पश्चिमी और कुछ हिस्सा पूर्वी का भी, यहीं तक खुद को सीमित नहीं रखेगा। इतने ही साम्राज्य से इसका अभी पेट नहीं भरेगा। संतोष नाम की तो चीज इनमें है ही नहीं। अब देखिए ये कहां तक जाना चाहता है? तिब्बत तक। और बख्तियार खिलजी को तिब्बत तक जाने के लिए आसाम भी जीतना है। और इस आसाम का शासक मैं आपको बता देती हूं, माघ। अब जितनी चतुराई बख्तियार खिलजी दिखा रहे हैं ना, उतनी चतुराई माघ भी दिखाएंगे। देखिए कैसे बख्तियार खिलजी ने यहां से आगे की तरफ कूच किया और माघ को जैसे ही पता चला कि असम पे आक्रमण हो रहा है तुर्की सेना द्वारा, तो वो पीछे हटते जाएंगे, युद्ध के लिए आगे नहीं आएंगे, पीछे हटते जाएंगे और जहां जहां से पीछे हट रहे हैं वहां की रसद सामग्री को खत्म करते जाएंगे। अब बख्तियार खिलजी और इनकी सेना के लिए अच्छी खासी कठिनाई आ गई है। कैसे कि एक तो इन्हें युद्ध करने के लिए नहीं मिल रहा, और जब सेना को युद्ध करने के लिए नहीं मिलता तो सेना हताश बहुत जल्दी होती है। और दूसरी चीज, चलो हताश ना भी होती, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो रसद, खाने पीने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है सेना के लिए, तो सेना भूख से प्रताड़ित होगी।
तो देखिए यहाँ पे आके तिब्बत को जीतने का इनका प्लान जो है वो फेल हो जाएगा बख्तियार खिलजी का असम में आते आते। और असम की सेना लगातार इनसे छिप करके इन पे कंटिन्यू वार करती रहेगी। तो देखिए 3 बड़े कारण हो गए हैं कि बख्तियार खिलजी की हार असम में तय हो जाती है। क्या कारण रहे? पहली चीज कि ये पीछे हटते गए सेना का मनोबल तोड़ने के लिए। दूसरी चीज, सेना भूख से प्रताड़ित हो जाएगी क्योंकि रसद सामग्री समाप्त करते हुए, जलाते हुए उसे पीछे हटे हैं। कौन? असम के सैनिक और माघ के सैनिक। और तीसरा बड़ा कारण क्या रहेगा कि एक तो इनकी सेना बीमार हो जाएगी और यहाँ पे ना नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र जो असम में बहती है, बहुत उसका विस्तृत एरिया है ब्रह्मपुत्र का, और इससे आगे बढ़ पाना इनकी सेना के अब बस की बात नहीं रहेगी। तो देखिए बख्तियार खिलजी पे लगातार जब इन्हें पता चलेगा असमी सेना को कि हाँ अब जो है वो ये बिल्कुल टूटने की कगार पे आ गई है, बख्तियार खिलजी की सेना पराजय के निकट आ गई है, इनमें वो जोश वो आक्रोश नहीं बचा है कि हमसे युद्ध कर सकें, तो अब वो कंटिन्यू वार करना शुरू करेंगे। और कुल मिला के इनकी सेना तीतर बीतर फिर से हो जाएगी। जिस तरह से कहते हैं ना कि यही चीज, ये जो सिनेरियो है, ये हमें फिर से देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, जब हिटलर रशिया पहुंचते हैं स्टालिन पे आक्रमण के लिए। तो उस समय स्टालिन ने भी यही नीति अपनाई थी। और मैं हमेशा कहती हूं कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। इतिहास से आप बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। जैसे स्टालिन ने सीख ली, इतिहास से ही तो ली ना, स्टालिन के लिए तो ये इतिहास ही था। अब हो सकता है उसने भारत के संदर्भ में इतिहास को उस समय में ना पढ़ा हो, लेकिन देखिए स्टालिन ने भी वही चीज अपनाई कि जहां जहां हिटलर की सेना आगे बढ़ती गई वहां वहां से वो रसद को समाप्त करते हुए पीछे हटते गए। और यही सबसे बड़ा हार का कारण रहा था हिटलर का रशिया पे आक्रमण। और रशिया ने पूरी हिटलर की सेना को बहुत हताश कर दिया था, सेना बहुत भूख से बिलबिलाने लग गई थी। तो कुल मिला के वो पूरा सिनेरियो वर्ल्ड वार का पलट जाता है। और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हमने क्या देखा कि बख्तियार खिलजी की पराजय हो चुकी है और माघ जो है वो दिमाग रूप से खेलते हुए और जीत गए हैं। अब बख्तियार खिलजी यहां से जैसे तैसे अपनी जान बचा के यहाँ की जो देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ी एरिया की कुछ जनजातियां इनकी मदद करेंगी और ये जैसे तैसे वापस अपने एरिया में पहुंच जाएंगे बख्तियार खिलजी। अब देखिए वापस आक्रमण करने का बख्तियार खिलजी नहीं सोचेंगे और सन 1206 ईस्वी के आसपास की ये घटना चल रही थी, 1205 1206। और देखिए 1206 के अंदर जब बख्तियार खिलजी बूढ़े भी हो चुके हैं, अस्वस्थ भी हो चुके हैं, सेना का मनोबल भी टूट चुका है और बख्तियार खिलजी खुद भी अब वो साम्राज्यवादी नीति वाले शासक नहीं रहे हैं। बख्तियार खिलजी एक रात को सो रहे थे तो किसी अमीर ने छुरा घोंपकर इनकी हत्या कर दी और बख्तियार खिलजी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। तो गोरी साम्राज्य का एक शासक जिसे मोहम्मद गोरी नियुक्त करके गए थे, साम्राज्य का विस्तार तो खूब किया लेकिन 1206 में मृत्यु हो गई है। अब इधर का सिनेरियो देखते हैं। देखिए ये भारत के ईस्ट का सिनेरियो चल रहा है। अब इधर दिल्ली में भी तो कुछ गड़बड़, कुछ उथल पुथल चल रही है। क्या उथल पुथल चल रही है कि ऐबक, क्योंकि भूमिका धीरे धीरे 1192 से ही ऐबक की बनने लगी है गुलाम वंश की स्थापना करने की, यानी एक शासक की भूमिका में आने के लिए वो धीरे धीरे उभरते जा रहे हैं। और देखिए हो सकता था कि बख्तियार खिलजी इस बीच में अड़चन लगाते, क्योंकि महत्वाकांक्षी शासक तो ऐबक से कहीं ज्यादा बख्तियार खिलजी हैं, लेकिन बख्तियार खिलजी की 1206 में मृत्यु हो गई है। तो इसीलिए गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो शांतिपूर्ण तरीके से की गई थी ना, हालांकि उतनी शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हुई जितनी आप सोच रहे हैं, उसमें भी कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा जो अड़चन लगाई जा सकती थी, जिसकी आशंका हम समझ सकते हैं, वो खत्म हो गई है एक। अब देखिए 1203 मैंने बताया, इधर मोहम्मद गोरी जो हैं वो फिर से
मुंह की खा के आए हैं, बिल्कुल पराजित होके आए हैं, बहुत खतरनाक तरीके से पराजय मिली है इन्हें ख्वारिज्म के द्वारा। ख्वारिज्म साम्राज्य अभी भी शक्तिशाली है मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में। अब देखिए 1203 में गौरी और गौरी के भाइयों का यह प्रयास तो हो गया है विफल कि हम मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में अपनी पहुंच बना लें, गौरी और उसके भाई। अब इस चीज का फायदा कौन उठाने की कोशिश करेंगे कि भारत में जब ये पता चलेगा इस सिंध, मुल्तान, पंजाब इस वाले बॉर्डर पे ये सूचना मिल जाती है इनको कि मोहम्मद गौरी की पराजय हुई है, और की किसने? ख्वारिज्म साम्राज्य के द्वारा। तो अब खोखर जनजाति, पंजाब की एक बहुत ही हिंसक जनजाति इसको कहते हैं, पंजाब की जो खोखर जनजाति है ना, ये क्या करेगी? मोहम्मद गौरी की इस पराजय का फायदा उठाने का सोचेगी। और यही खोखर जनजाति 1205 के आसपास, 1205-1206 इसी समय में जो लाहौर से गजनी जाने का जो मार्ग है उसे ये उस यातायात के मार्ग को ये अवरुद्ध कर देंगे, गुप्त तरीके से काट देंगे। कौन? पंजाब के खोखर। अब देखिए गौरी ने हालांकि 1203 में ही हार का सामना किया है, लेकिन अब उसे ये भय भी तो सता रहा है कि अगर इसी तरीके से जनजातियां आक्रामक रूप से लड़ती रही तो ये जो भारत का साम्राज्य मैंने जीता है, इतने क्षेत्र पे अधिकार किया है, ये और छिन जाएगा मुझसे। तो मोहम्मद गौरी अपने अंतिम अभियान पे 1206 ईस्वी के अंदर इस खोखर जनजाति को दबाने के लिए, इसे नष्ट करने के लिए अपना अंतिम अभियान करते हैं। अंतिम इसलिए क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए पंजाब की इस खोखर जनजाति के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने अभियान छेड़ दिया है और बहुत बुरी तरीके से कत्ले आम मचेगा। खूब खोखर जनजातियों के लोगों का कत्ल होगा और बहुत बुरी तरीके से इन्हें दबा दिया जाएगा। तो चलिए इस अभियान में तो मोहम्मद गौरी सफल हुए, खोखर जनजाति को दबा दिया। लेकिन इसके बाद जब वो खोखर जनजाति के इन लोगों को दबाने की प्रक्रिया के बाद जब वापस गजनी लौटने का सोचेंगे, उस समय एक मुस्लिम विरोधी जो उनका कट्टर दुश्मन रहा होगा किसी समय में, उसके द्वारा मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। और 1206 में क्योंकि मोहम्मद गौरी की हत्या हो चुकी है तो अब दिल्ली का कार्यभार कौन संभालेगा? तो 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाएगी, लाहौर को राजधानी बनाएंगे और लाहौर के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, अमीर जिनको कहते थे, मैंने आपको पहले बताया था इससे जस्ट पिछली क्लास में कि अमीर और सुल्तान जो खलीफा पद है, वो जो खलीफा बैठते थे वो बाकी स्थानीय शासकों को अमीर की और सुल्तान की उपाधि देते थे। तो लाहौर के जो अमीर हैं वो भी चाहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो सिंहासन संभालें और दिल्ली सल्तनत का कार्यभार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपना चाहते हैं। कौन? लाहौर के अमीर। और कुतुबुद्दीन ऐबक फिर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। आज की क्लास 1206 ईस्वी तक डिस्कस कर ली है हमने। अब 1206 से आगे की घटनाओं का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।